नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज पर। दोस्तों, ये कहानी चल रही है मंगलसूत्र और इसके 12 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। और दोस्तों, ये इस कहानी का लास्ट पार्ट है। दोस्तों, बाकी की सारी कहानी पढ़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंगलसूत्र नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे पार्ट दिए हुए हैं, तो उन पार्ट्स को पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इस पार्ट को आगे शुरू करते हैं। ए पागल लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? भूल मत, मैं रिश्ते में तेरी सास लगती हूँ। तू मेरे बेटे की पत्नी है। अगर तूने मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाया है ना, तो मेरा बेटा तुझे छोड़ेगा नहीं। पूरी जिंदगी तू गली की कुतिया बनकर घूमती रहेगी। सुहानी जानकी जी के बाल पकड़कर खींचती है और उन्हें जमीन पर पटक देती है। बोला ना मैंने बुढ़िया, मैं तेरे बेटे की पत्नी नहीं हूँ, मैं सुहानी नहीं हूँ। जानकी जी की हैरानी से आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्या बकवास कर रही है तू? तू सुहानी नहीं है तो इतने दिनों से तो मेरे सिर पर चढ़कर बैठी हुई है। मैं तुझे नहीं पहचान लूंगी? तू वही पागल लड़की है जिसने मेरे बेटे को पागल कर रखा है। तेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है बुड्ढी। तूने ही तो बताया था अपने बेटे को कि मेरी माँ के जुड़वा बेटियों की सच्चाई। क्या इसका मतलब तो तू सुहानी नहीं है, तू देवयानी की दूसरी बेटी है? अब मुझे समझ में आ रहा है कि यह सब कुछ तूने ही किया है। सारी हत्याओं के पीछे तेरा हाथ है और मुझे लगा कि यह सब कुछ सुहानी कर रही है। तेरे पति को मारने के बाद मुझे लगा कि मेरी माँ के सारे मुजरिमों को मैंने सजा दे दी। इसके बाद मैं विशाल से मिलने आ रही थी, तभी वह मेरी बहन को गलत समझ रहा था। वह ना समझे मैं अपना जुर्म कबूल करके खुद को पुलिस के हवाले करने आ रही थी, ताकि मेरी बहन सुख से रह सके। तकलीफ मेरी माँ ने बर्दाश्त की, वह तकलीफ मेरी बहन बर्दाश्त ना करे। जिस दिन से मुझे सुहानी के बारे में पता चला था ना, मैंने हमेशा उसको छाया बनकर उसका साथ रही। मैंने हर मुश्किल में उसका साथ दिया, हर मुश्किल में उसे बचाया। उस दिन जब तेरे बेटे ने मेरी बहन को घर से बाहर निकाला था ना, उसी दिन मैंने तेरे बेटे को गोली मार देती, अगर मुझे मेरी बहन का ध्यान नहीं होता तो। क्योंकि वह तेरे बेटे से पागलों की तरह प्यार करती है। लेकिन जब मैं उस दिन तेरे घर आई तो मुझे तेरी सच्चाई पता चली। अरे वह सब तुम्हारे थे। मेरी माँ की असली बर्बादी का कारण तो तू थी। तू मुझे जिंदा कैसे छोड़ देती? सबसे ज़्यादा दर्द मेरी माँ को तूने दिया है, इसलिए सबसे खतरनाक मौत भी तेरी होगी। देख बेटी, जो कुछ भी हुआ वह मैंने जवानी में किया था। मैं अपनी हर गलती के लिए तेरे सामने नाक रगड़ती हूँ। एक मैं तेरी बहन की सास हूँ। अगर तूने मुझे मार दिया तो तेरी बहन का पति उसे मान सम्मान नहीं देगा, क्योंकि तू उसके माता पिता की कातिल जो है, उसका बदला हो सकता है वह तेरी बहन से ले। इसलिए मुझे छोड़ दे लाडो, मेरी बात मान, मैं तेरी माँ के बराबर हूँ। चुप हो जा बुड्ढी, वरना तेरे मुंह में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दूंगी, अगर खुद को मेरी माँ का दर्जा दिया तो। अरे तू तो औरत कहलाने लायक भी नहीं है। जो कलंक है औरत के नाम पर। एक औरत होकर तूने मेरी माँ के साथ इतना गंदा और गलत किया इतने बरसों तक। कैसे तू इस गुनाह का बोझ लेकर अपने सिर पर जीती आई है? तुझे तो शर्म नहीं आई अपने अंदर से? तुझे अपने कैरेक्टर से शर्म नहीं आई? अरे चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने का दिल नहीं किया कि तूने अपनी सहेली के साथ इतना गंदा और गलत काम करवाया? तेरी जगह कोई और शरीफ लड़की होती तो कब की मर चुकी होती। तू सुहानी की जुड़वा बहन है। देख बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरी बहन की सास हूँ। मुझ पर एहसान कर दे बेटा, मुझे छोड़ दे। जो मेरी बहन से नफरत करती है, जो कदम कदम पर उसका अपमान करती है, आज वह मेरी बहन की सास होने की दुहाई दे रही है। तू किसी की नहीं हो सकती। तू एक फरेबी मतलब परस्त और औरत है, और तुझ जैसी औरत की इसी समाज में किसी को जरूरत नहीं है। देख बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरी 2-4 साल की ज़िंदगी बची है। तू कहेगी तो मैं घर बार छोड़कर कहीं जंगल में रहने चली जाऊँगी। तेरी बहन को कभी परेशान नहीं करूँगी, कभी घर में लौट कर नहीं आऊँगी, पर मुझे छोड़ दे। सुहानी, अभी वह जो लड़की है उसका सुहानी नाम से बुला रहे हैं, एक डिब्बा लेकर आती है और जानकी जी के ऊपर डालने लगती है। हाथ बंधे होने की वजह से जानकी जी अपना बचाव नहीं कर पाती। मेरे ऊपर शहद और चीनी क्यों डाल रही है बेटा? तू क्या करने वाली है? मेरी माँ की खूबसूरती देखकर ही आपने मेरी माँ के साथ इतना गंदा काम करवाया था ना। आज आपको भी तो महसूस होना चाहिए कि जब कोई आपके जिस्म को नोचता है तो कितना दर्द होता है। नहीं नहीं बेटा, मैं हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, मैं नाक रगड़ती हूँ, मुझे छोड़ दे। सुहानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह दरवाज़ा खोलकर कमरे के बाहर चली जाती है। जानकी जी चिल्लाती रहती है, अरे ये लड़की मुझे इस तरह छोड़कर कहाँ जा रही है? करने क्या वाली है तू? देख, मैं बूढ़ी हूँ, तेरी बहन की सास हूँ, छोड़ दे मुझे। जानकी जी की नज़र जैसे ही नीचे ज़मीन पर पड़ती है, उसकी सांसें रुक जाती है। बहुत सारे चींटे का झुंड उसकी तरफ बढ़ता आ रहा था। जानकी जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, अरे बेटा मुझे बचा ले, मुझे खा जाएंगी, मर जाऊंगी बेटा, हाथ जोड़ती हूँ तेरे, छोड़ दे मुझे। देखते ही देखते वह सारे चींटे जानकी जी के ऊपर चढ़ जाते हैं और पूरे कमरे में जानकी जी की चीखें गूंजने लगती है। बाहर खड़ी सुहानी उसकी हर चीख पर खुश होती है, हंसी के ठहाके लगाती है, ताली बजाकर हंसती है और जोरों से चीख कर, बुढ़िया इसी तरह कभी मेरी माँ चिल्लाई होगी, लेकिन किसी ने उस पर रहम नहीं किया। आज तू चिल्लाएगी और तुझ पर रहम करने वाला कोई नहीं होगा।
दूसरी तरफ वैदेही और विशाल लोकेशन के करीब पहुंच जाते हैं और दूर दूर तक उन्हें घना जंगल दिखाई देता है। विशाल कहता है, मुझे लगता है तुमसे कोई गलती हो गई है। वैदेही, यहाँ तक दूर दूर तक जंगल के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, भला इतनी जंगल में सुहानी क्या करने आएगी। लेकिन विशाल लोकेशन तो यहीं की बता रही है, थोड़ी आगे चलकर देखते हैं, शायद कुछ नजर आ जाए। वैदेही, रात के 12:30 बज रहे हैं, इस घने जंगल के अंदर जाना मतलब अपनी मौत को निमंत्रण देना है। कहीं ऐसा ना हो कि सुहानी मेरी माँ को लेकर यहीं घर आई हो। 1 मिनट जाते ही सबसे पहले तुम पुलिस फोर्स बुला लो, हम ऐसे अकेले जंगल में नहीं जा सकते। तुम सही कहते हो, रुको मैं अभी बुलाती हूँ। करीब 15 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी आ जाती है। वैदेही, विशाल उन सभी के साथ टॉर्च जलाकर जंगल के अंदर घुस जाते हैं। काफ़ी अंदर जाने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। विशाल कहता है, सुहानी यहाँ पर आई हुई है या नहीं, हम फिजूल में ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और वह मेरी माँ को कहीं और ले जाकर नुकसान पहुँचा दे। देखो विशाल, खुद देखो, लोकेशन बार बार यहीं की शो हो रही है। एक हवलदार चिल्लाकर कहता है, साहब उधर दक्षिण की तरफ दूर रोशनी आ रही है कहीं से, शायद कोई है वहाँ पर। सभी उस तरफ जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ों के बीच से होते हुए। जब वह थोड़ा और अंदर जाते हैं तो उन्हें एक सबसे अंदर एक फार्म हाउस दिखाई देता है जिसके बाहर कुछ लोग खड़े हुए थे। विशाल और वैदेही एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इतने घने जंगल में फार्म हाउस, उसके बाहर इतनी कड़ी सिक्योरिटी, इतने ताकतवर बाउंसर, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है विशाल, सुहानी इसी के अंदर है और तुम्हारी माँ भी। सभी वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ आदमियों के साथ मारपीट करने लगते हैं। विशाल किसी भी कीमत पर अंदर जाना चाहता था। वैदेही, वैसे कैसे भी करके मुझे अंदर जाना है, पता नहीं सुहानी मेरी माँ के साथ क्या करेगी। विशाल अंदर जाने की कोशिश करता है और कामयाब हो जाता है। बाहर शोर शराबा सुनकर सुहानी की आंखें खुल जाती हैं और वह दरवाज़ा पीटना शुरू कर देती है। विशाल और वैदेही अंदर घुस जाते हैं और वे हर जगह अच्छी तरह छानबीन करते हैं। तभी उनके कानों में सुहानी की आवाज़ सुनाई देती है। यह तो सुहानी की आवाज़ है। वैदेही, इसका मतलब सुहानी यहीं पर है। विशाल दौड़ कर आवाज़ की तरफ जाता है लेकिन दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। विशाल, मुझे लगता है इसकी चाबी जरूर नीचे उन आदमियों में से किसी के पास होगी, मैं अभी लेकर आती हूँ। सुहानी, तुम अंदर हो? विशाल, तुम आ गए, थैंक यू विशाल। मुझे तो लग रहा था कि मैं यहाँ पर मर जाऊंगी, मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। विशाल, मैं पिछले 8 घंटों से यहाँ पर बंद हूँ। 8 घंटों से बंद हो, लेकिन सुहानी तुम तो शाम को घर पर थी ना? विशाल, मैं शाम को 5 बजे घर से बाहर निकली थी और गार्डन की तरफ जा रही थी, तभी किसी ने मुझे बेहोश कर दिया और मुझे यहाँ लाकर बंद कर दिया। विशाल मन में सोचता है, यह सुहानी मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। रात में 10 बजे तो मैं इसके साथ सोया था और ये बोल रही थी कि ये 8 घंटे से यहाँ बंद है। अच्छा सुहानी, माँ कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा विशाल, मैंने कहा ना मैं यहाँ 8 घंटों से बंद हूँ। विशाल को गुस्सा आने लगता है। इतने में वैदेही चाबी लेकर आती है। दोनों दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। सुहानी विशाल को देखकर उसके गले लग जाती है। विशाल तुरंत सुहानी को खुद से दूर करके पूछता है, मेरी माँ कहाँ है? सुहानी, क्या किया है तुमने मेरी माँ के साथ? तुम कैसे सवाल पूछ रहे हो? अरे मुझे क्या पता कि माँ जी कहाँ हैं, पर मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मैं पिछले 8 घंटे से यहाँ बंद हूँ। अपनी बकवास बंद करो सुहानी। रात के 10 बजे हम साथ में लेटे थे। 11 बजे जब वैदेही का फ़ोन आया तो तुम घर पर नहीं थी और माँ भी नहीं थी। जानता हूँ तुमने मेरी माँ के साथ कुछ किया है। तुम अपनी माँ की मौत का बदला मेरी माँ से लेना चाहती हो। मैं मानता हूँ कि मेरी माँ ने गलत किया है, लेकिन उसके लिए कानून है। तुम क्यों अपने हाथ में मेरी माँ के खून की गर्द लगाना चाहती हो? मेरे पिता को तुम मार कर क्या कह रहे हो विशाल? तुम्हारी माँ मेरी माँ की कातिल है? प्लीज़ इस तरह का ड्रामा मत करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सच्चाई क्या है। इसके लिए तुमने मुझसे रात में झगड़ा भी किया था और नाराज़ होकर चली गई थी। अब यहाँ पर मेरी माँ को लाकर क्या किया तुमने? मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बताओ मेरी माँ कहाँ है? विशाल बार बार सुहानी से कहता है कि उसकी माँ उसी के पास है और सुहानी बार बार अपनी सफाई देती है, लेकिन कोई भी सुहानी की बात पर विश्वास नहीं करता। विशाल, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? मैं सच कह रही हूँ, मैंने तुम्हारी माँ के साथ कुछ नहीं किया। मैं पिछले 8 घंटे से यहाँ पर बंद थी। मैं नहीं जानती कि माँ जी कहाँ हैं। बंद करो अपनी बकवास। मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपने घर में रखा, अपने विश्वास पर रखा, क्योंकि मुझे भरोसा था कि तुम मुझसे कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया, तुम सिर्फ एक पेशेंट हो। मुझे तुम्हें प्यार की ज़रूरत है, लेकिन तुमने क्या किया? मेरी माँ कहाँ है? मुझे बताओ सुहानी। सुहानी सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर ली जाती है। उसके साथ सख्त पूछताछ होती है, लेकिन सुहानी हर बार एक ही जवाब देती कि वह नहीं जानती कि विशाल की माँ कहाँ है। सुहानी को सबसे ज़्यादा ताज्जुब विशाल पर हो रहा था, जो उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था, और उसी वजह से सुहानी अपना आपा खोती जा रही थी। इतने में विक्रम जी वहाँ पहुँच जाते हैं। मैं पूछ सकता हूँ कि यहाँ पर मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है? आपकी बेटी मेरी बात माँ को कहाँ लेकर गई है? पूछिए इससे। मुझे मेरी माँ चाहिए। क्यों? मेरी बेटी तुम्हारी माँ को नुकसान क्यों पहुँचाने लगी? क्योंकि इसे पता चल चुका है कि मेरी माँ इसकी माँ की कातिल है और गुनहगार है। क्या कहा तुमने? जानकी देवयानी की मौत की जिम्मेदार है? जी हाँ, उस दिन मेरी माँ का
धक्का लगने की वजह से ही देवयानी आंटी छत से बिल्डिंग से नीचे आकर गिर गई थी। चलो आज बरसों बाद मुझे मेरी देवयानी का मौत का राज तो पता चला, जिसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के से लेकर उसकी मौत तक का सफ़र तुम्हारी माँ के द्वारा तय करवाया गया। देख रही है ना बेटी, इस इंसान ने से तू इतनी मोहब्बत करती है कि तू पूरी दुनिया को भूल बैठी, और वह इंसान अपनी इस माँ के लिए जिसने तेरी माँ का जीवन बर्बाद कर दिया, एक औरत होकर एक औरत का जीवन बर्बाद कर दिया, कितना तड़फ रहा है। इस पूरी कहानी का सूत्रधार तेरी माँ है। इस पूरी कहानी में एक ही क्रिमिनल है, वह तेरी माँ है। लेकिन फिर भी तू एक पुलिस इंस्पेक्टर होकर अपनी इस गुनहगार माँ के लिए कैसा तड़प रहा है। मेरी मासूम और नादान बेटी तुझे दिखाई नहीं देती, उसके आंसू तुझे दिखाई नहीं देते, लेकिन अपनी माँ के लिए तो कितना परेशान है, जबकि तेरी माँ सर से लेकर पाँव तक गुनाहों के लिबास में लिपटी हुई है। आप मुझे मेरी ड्यूटी मत समझिए। मुझे मेरी माँ के साथ क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं उन्हें सर आंखों पर नहीं बिठा रहा हूँ, उन्हें सज़ा दिलवाना है। उसका भी एक वक्त होता है। पूछिए अपनी बेटी से कि मेरी माँ कहाँ है। सुहानी ने एक बार कह दिया ना कि वह नहीं जानती, मतलब नहीं जानती। मुझे मेरी बेटी पर पूरा विश्वास है, पर शायद तुम्हें अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं। हाँ, मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं। यह मुझसे कह रही है कि 8 घंटे से इस कमरे में बंद थी, लेकिन रात 10 बजे वह मेरे साथ सोई थी, मेरे घर पर। मैं कैसे यकीन कर लूँ इसकी बात का कि झूठ बोल रही है। हाँ, झूठ बोल रही हूँ मैं, क्योंकि मैं झूठी हूँ, मक्कार हूँ, ऐसी हूँ मैं। लेकिन आज मैं बोलूँगी, तुम सुनोगे। इतने दिनों से तुम बोल रहे थे और मैं सुन रही थी, लेकिन आज यह सब जानने के बाद कि मेरी माँ के गुनहगार तुम्हारी माँ है, मैं बोलती हूँ। और तुम सुनो मिस्टर विशाल, तुम उस माँ के बेटे हो जिसने मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरी माँ तड़प तड़प कर मरी सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से, और यह सब जानते हुए भी तुम अपनी माँ की तरफदारी कर रहे हो। इसलिए मेरा आज के बाद तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं पिछले 23 साल से तड़प रही हूँ। मेरे बाप पिछले 23 साल से सड़ रहा है अपनी। मेरी माँ सालों साल तड़प कर मर गई सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से। आज मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता ख़त्म करती हूँ। यह पकड़ो अपना मंगलसूत्र, यह मिटा दिया मैंने तुम्हारे नाम का सिंदूर। जो इंसान मेरे दर्द को नहीं समझता, जो इंसान मेरी बातों को नहीं समझता, वह मेरा पति कहलाने के लायक नहीं। मैं बहुत बदनसीब हूँ जो मुझे मेरी माँ जैसी किस्मत नहीं मिली, क्योंकि मेरी माँ की किस्मत में मेरे पापा थे। मेरी माँ की बुरी से बुरी हालत में उन्होंने मेरी माँ का हाथ साथ नहीं छोड़ा। विशाल, और तुम मुझ पर इतना सा विश्वास नहीं कर पाए। साथ ही मैं इनकी बेटी नहीं, फिर भी इस इंसान ने मुझे अपना नाम दिया, क्योंकि मैं उस देवयानी की बेटी थी जिससे ये बेइंतहा मोहब्बत करते थे और करते हैं। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मेरी माँ के नाम लिख दी, जबकि मेरी माँ ने सुकून का और सुख का दिन भी नहीं दिया होगा। प्यार करने की इंतहा अगर कोई देखना है तो मेरे पापा को देखो। मोहब्बत की जीती जागती मिसाल है ये। तुम्हें जो करना है कर लो, पर मैं बार बार यही कहूँगी कि मैं नहीं जानती कि तुम्हारी वह घटिया और गिरी हुई माँ कहाँ है। और हाँ, अगर वह मर गई हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर नहीं मरी होगी तो मैं आज तक तो कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन अब एक गुनाह यह ज़रूर करूँगी कि तुम्हारी माँ को अपने हाथों से मार दूँगी। बहुत बोल रही हो सुहानी, अभी तो बोलना शुरू किया है। मेरे बोलने की इम्तिहा हो जाएगी, तुम्हारे सुनने की इम्तिहा नहीं होगी। निकालो यहाँ से, मेरी आंखों के सामने से दोबारा मत आना यहाँ। मैं अजनबियों से बात नहीं करती। सुहानी विक्रम जी के गले लगकर फुट फुट के रोने लगती है। विक्रम जी सीबीआई से सुहानी को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन सीबीआई विशाल की माँ के बिना सुहानी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। अब विक्रम जी परेशान हो जाते हैं और आखिर जानकी जी गई कहाँ, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी सुहानी की फिक्र थी। विशाल गुस्से में आगू बोला हो रहा था। वेदई उसे समझा रही थी कि विशाल हाथ में सुहानी का दिया हुआ मंगलसूत्र पकड़ा था, जिसे वह उठाकर फेंक देता है। मैं जानता हूँ वेदई कि मेरी माँ गलत है। बाप बेटी खुद को समझते क्या है। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी सुहानी से प्यार करना, और इससे भी बड़ी गलती थी सुहानी से शादी करना। इधर कमरे में बंद जानकी जी की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। पिछले 12 घंटों से ना तो उसे पानी मिला था और ना ही अन्न का दाना। वह और टॉर्चर बराबर हो रहा था। उन्हें चींटियों से कटवाया और फिर उन्हें बिजली के झटके लगाए गए। जानकी जी की हालत मरने के समान हो रही थी। सुहानी की बहन गुस्से में अंदर आती है और हाथ में एक हंटर था, वह जानकी जी को बेरहमी से मारती है। तेरा बेटा मेरी बहन को सुकून से जीने क्यों नहीं देता। तेरी किडनैपिंग का इल्ज़ाम लगाकर उसने मेरी बहन को सीबीआई से गिरफ्तार करवा दिया। मुझे लगता है कि अपनी बहन को सुकून की ज़िंदगी देने के लिए मुझे तेरे बेटे को भी ऊपर पहुंचाना होगा, उसके बाप के पास, उसकी माँ के पास, जहाँ तू जाने वाली है। थोड़ी देर में जानकी जी धीमे धीमे बोलती है, मेरे विशाल को कुछ मत करना, वह तो यह भी नहीं जानता सुहानी का सच और तुम्हारा सच। विशाल अपना सर पकड़ कर बैठा है। तभी उसके फ़ोन पर फ़ोन आता है। विशाल बिना देखे फ़ोन उठाता है। हेलो, कौन? मिस्टर विशाल, लगता है तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है, इसलिए तुम बार बार सुहानी को परेशान कर रही हो। कौन बोल रही हो तुम? तुझे तेरी माँ चाहिए ना, वह सुहानी के पास नहीं मेरे पास है। तेरे पास एक SMS सेंड कर रही हूँ। अगर अपनी माँ को ज़िंदा देखना चाहता है तो 20 मिनट में इस पते पर पहुँच जा। अगर 20 से 21 मिनट हो गए तो तेरी
माँ की लाश मिलेगी तुझे। हेलो, कौन हो तुम? कौन बोल रही हो? फ़ोन कट चुका था। विशाल जल्दी से वैदेही को फ़ोन करता है। सुहानी वहाँ पर है या नहीं, लेकिन सुहानी सीबीआई के पास थी। विशाल तुरंत उस एड्रेस पर निकल पड़ता है। 15 मिनट में ही विशाल उस पते पर पहुंच जाता है। चारों तरफ देखता है, अजीब सा घर था। विशाल ढूंढता हुआ अंदर की तरफ जाता है। विशाल दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, कहीं माँ इसी के अंदर तो नहीं, पर दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा। विशाल जोर से दरवाजे को धक्का देता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, विशाल की नज़रें फंदे पर लटकी जानकी जी पर पड़ती हैं। दरवाज़ा खुलते ही उसका गला कसने लगता है और वह छत पर जाने लगती है। विशाल जल्दी से अपनी माँ का पैर पकड़ लेता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन यहाँ पर तो सिवाय विशाल के कोई और नहीं था। विशाल दोनों हाथों से जानकी जी का पैर पकड़े रहता है। चारों तरफ देखता है कुछ ऐसा मिल जाए जिससे रस्सी को काटा जाए। तभी विशाल के सिर पर वार होता है। विशाल नीचे गिर जाता है। वह तुरंत दौड़कर फिर से जानकी जी के पैर पकड़ लेता है। अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रहे हो ना, नाकामयाब हो जाओगे। विशाल पीछे घूमकर देखता है। सामने सुहानी को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही था, इन सब चीज़ों के पीछे तुम ही थी। चुप हो जा, और खबरदार अगर मेरी बहन के बारे में दोबारा एक और शब्द बोला तो। तू अभी तक जिंदा सिर्फ इसलिए था क्योंकि मेरी बहन तेरी ज़िंदगी में थी, लेकिन अब उसने तुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दिया है। तूने मेरी बहन को बहुत तड़पाया है। तुम मर्द हम लड़कियों को अपनी उंगलियों पर नचाते होंगे। क्या बकवास कर रही हो? कौन सी बहन है तुम्हारी? तुम सुहानी हो ना? अब क्या दूसरा भूत चल गया है तुम्हारे सर पर? एक बीमारी से पेट नहीं भरा जो दूसरी ओर लगा रही हो। जानकी जी धीरे से कहती है, सुहानी नहीं है बेटा, उसकी जुड़वा बहन है। बहन? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? उन दोनों को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही हैं। सुहानी बिल्कुल ऐसी ही तो है। सुहानी मेरी तरह नहीं है। सुहानी मासूम है, नादान है, साफ दिल की है। लेकिन मैं सुहानी की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दिल में तुम लोगों के खिलाफ सख्त नफरत है, बगावत है, बदले की भावना है। मेरी मासूम बहन बचपन से ही तकलीफ़ों और दर्द से गुजर रही है। मेरी माँ ने उसे विरासत में अपनी बीमारी दे दी। वह पहले ही अपनी बीमारी से परेशान हूँ। उससे तुमसे प्यार किया था और तुम उसकी तकलीफ़ों को कम कर सके, लेकिन तुमने क्या किया? मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उस पर भरोसा नहीं किया। तुम ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। नाम क्या है तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? काम देख। आज तुम माँ बेटों की कब्र इसी घर में बनेगी। यह घर मेरी माँ का था, जिसमें उसने अपनी ज़िंदगी के सपने सजाए थे, और आज मैं यही पर तुम दोनों को जिंदा दफना दूंगी। विशाल पास पड़ी रोड को उठाकर उसकी तरफ मारता है, लेकिन वह तुरंत फुर्ती से उछलकर दूसरी तरफ चली जाती है और तुरंत उछलकर विशाल के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है और विशाल की गर्दन पर चाकर लगा लेती है। उसकी इतनी तेज फुर्ती से विशाल हैरान हो जाता है, क्योंकि इतनी फुर्ती तो विशाल के अंदर भी नहीं थी। अगर हिले ना तो 1 मिनट में गर्दन काट कर रख दूंगी। जानकी जी चिल्लाकर कहती है, मेरे बेटे को कुछ मत करना। तुम्हें मारना है तो मुझे मार लो। तुम्हारी दुश्मन मैं हूँ। तुम्हारी माँ को परेशान मैंने किया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद मैंने की। मेरी बेटे ने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। माँ ने मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद की और उसके बेटे ने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की। तुम दोनों माफ़ी के काबिल नहीं हो। चाकू विशाल की गर्दन पर चलता इससे पहले ही सुहानी चिल्लाकर कहती है, रुक जाओ दीदी, उसे कुछ मत करना है। वह मेरा पति है और मेरा प्यार है। अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं मर जाऊंगी। दीदी यह शब्द सुनकर उसके हाथ रुक जाते हैं। वह पलटकर पीछे देखती है तो हैरान रह जाती है। विशाल कभी सुहानी को देखता है, कभी उसकी बहन को। दोनों ऐसा लग रहा था कि आईने के सामने खड़ी हैं, एक दूसरे का अक्स। 1 इंच दोनों में कोई बदलाव नहीं। सुहानी की आंखों में आंसू चल रहे थे। वही दूसरी तरफ उसकी बहन का चेहरा घुमाकर खड़ी हो जाती। तुम यहाँ पर कैसे पहुँची? मैं लेकर आया हूँ उसे यहाँ पर। अंकल आप, क्योंकि आपने ऐसा सुहानी को यहाँ पर लाने की क्या ज़रूरत थी? मैं इसे इन सब से दूर रखना चाहती हूँ। ले जाइए इसे यहाँ से। नहीं बेटा नहीं, आज तक तेरा साथ दिया, अब बस कर। तू अपने आप को पुलिस के हवाले करने गई थी, फिर तू दोबारा इन सब चीज़ों में क्यों पड़ गई? और तू विशाल को मारना चाहती है। ये तेरी बहन का पति है, उस बहन का जिसकी तूने बचपन से हिफाजत की है। उसके पति को मारकर अपनी बहन को क्यों विधवा बनाना चाहती है? बेटा तू इस वक्त बहुत गुस्से में है, तुझे सही गलत का कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। इस आदमी ने मेरी बहन को दिया ही क्या है सिवाय दर्द और नफरत के? इसका बाप क्या मरा, उसका पूरा इल्ज़ाम मेरी बहन पर डाल दिया। इसकी माँ क्या गायब हुई, इसने मेरी बहन को तकलीफ़ में डाल दिया और उसे पुलिस में ले जाकर दिया। अपनी माँ का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो सोच, तेरी माँ ने हमारी माँ को कितना दर्द दिया। तू जब तेरे अंदर इतना गुस्सा है तो हमारे अंदर कितना गुस्सा होगा। वैशाली बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ता है, ख़त्म कर दे यह सब। चाकू फेंक दे बेटा। सुहानी रोते हुए आगे बढ़ती है। दीदी इतने साल बाद हम एक दूसरे से मिले हैं, मैं तो जानती ही नहीं थी कि दुनिया में मेरी कोई बहन भी है। मुझे गले लगाने के बजाय तू चाकू लेकर मेरे पति को मारने जा रही हो। तुमने तो मेरी बचपन में रक्षा की ना, तो मेरे सुहाग को खतरे में क्यों डाल रही हो?
पगली, तू अभी भी इसे अपना पति मानती है, जिसे तेरी कोई कद्र नहीं, जिसे तुझ पर विश्वास नहीं, और तू जो कह रही है वह सच है। इसे प्यार नहीं स्वार्थ कहते हैं, और ऐसा स्वार्थी इंसान के साथ तो कभी खुश नहीं रह पाएगी। मैं इसके बिना भी खुश नहीं रह पाऊंगी दीदी, छोड़ दीजिए ना। इसे सुहानी को देखकर विशाल अपनी नज़रें झुका लेते हैं, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह आज तक सुहानी पर शक करता रहा, लेकिन सुहानी तो बिल्कुल बेकसूर और इनोसेंट थी। इतने में ही वेदई अपनी टीम के साथ आ जाती है। खबरदार वैशाली, भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस बार तुम बच कर नहीं जा सकती। तुम्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। यह पुलिस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तू भी जानती है अफसर, चुटकी बजाते ही यहाँ से गायब हो सकती हूँ, लेकिन अब इच्छा नहीं है। वैशाली अपने हाथ से चाकू नीचे फेंक देती है। चाकू विक्रम जी के पैर के पास गिरता है और वैशाली नज़रें उठाकर उनकी तरफ देखती है। बहुत वक्त से आपको देखना चाहती थी, लेकिन चलिए आज आपके दीदार भी नसीब हो गए हैं। मुझे लग रहा था अंकल, यह पूरी पलटन आप ही साथ लेकर आए हैं। आप भी खुद को रोक नहीं पाए ना, पहुँच गए इनके पास। क्या करता बेटा, तू तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है, क्यों खुद को और बर्बाद करना चाहती है। अगर आज तूने विशाल को कुछ कर दिया होता तो तू हमेशा के लिए अपनी बहन की नज़रों में गुनाहगार बन जाती। आज तेरी जो बहन तुझे गले से लगाने को तैयार खड़ी है, कल वह तुझे एक नज़र देखना भी पसंद नहीं करती, बर्दाश्त नहीं कर पाती। बस इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया और इसके पास चला गया। जब तूने मुझे कल रात फ़ोन में बताया कि तू विशाल को मारने वाली है, उसी वक्त मेरा दिल काँप गया। वैशाली धीरे से मुस्कुराती है। बचपन से सिर्फ एक ही मकसद लेकर इतनी बड़ी हुई। रात दिन सोते जागते, हंसते खेलते, खाते पीते मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मतलब था, अपनी माँ के गुनहगारों को सज़ा दिलाना, जो मैंने दे दिया। अब यह आखिरी बुढ़िया बची है, अपना काम अधूरा नहीं छोड़ूंगी, फिर चाहे मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए। कम से कम मेरी माँ को अफसोस तो नहीं होगा कि उनके बेटा नहीं है जो उनका बदला ले सके। उनकी बेटी ने बेटा बनकर उनका बदला ले लिया, उनके गुनाहों की सज़ा दे दिया। अब सिर्फ एक गुनहगार बचा है, वह भी सज़ा पाकर रहेगा। सब वैशाली की तरफ देखते रह जाते हैं और वैशाली जाकर जानकी जी को पकड़ लेती है और अपने पीछे लगाकर स्विच ऑन करती है। स्विच ऑन करते ही एक रास्ता खुल जाता है और वैशाली जानकी जी को लेकर गायब हो जाती है। विशाल जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब होता है। सभी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि यह रास्ता कहाँ जाता है। तभी एक हवलदार चिल्लाकर कहता है, बाहर आइए साहब, वह लड़की ऊपर है। सभी बाहर आते हैं। वैशाली जानकी जी को लेकर ऊपर खड़ी थी। सुहानी चिल्लाकर कहती है, दीदी प्लीज़ माँ को छोड़ दो, नीचे आ जाओ दी। नीचे मैं नहीं सुहानी, यह औरत आएगी। जिस तरह इसने मेरी माँ को मारा था, आज उसी तरह इसे मारूंगी। वेदई दीवार के ऊपर करके कहती है, उसे छोड़ दो, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो तुम बच नहीं पाओगी। बेटा, ऑफिसर ने खुद को कानून के हवाले करती हूँ, तुम मुझे गोली नहीं मार सकती। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, मैं उन सब के सामने कहती हूँ कि इसे मारने के बाद मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूँगी, क्योंकि फिर मेरा कोई भी काम ही नहीं, मेरा सारा मकसद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसे मारे बिना मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली। विशाल तुरंत वहाँ से ऊपर जाने का रास्ता ढूंढता है। देख बुढ़िया, तेरा बेटा कितना दिमागदार है। उसे लगा कि मेरी नज़र उस पर नहीं पड़ेगी। तुझे बचाने ऊपर आ रहा है। जब तक वह ऊपर आएगा तू नीचे जा चुकी होगी। मुझे माफ़ नहीं करोगी बेटा। अगर तुझे माफ़ कर दिया तो अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी, जो हर रात मेरे सपने में आकर मुझसे पूछती है कि मुझे इंसाफ कब मिलेगा। यह कानून, यह सरकार, यह सिस्टम मेरी माँ को इंसाफ नहीं दिला पाया, तो उसकी बेटी को ही मजबूर होना पड़ा अपनी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए। क्योंकि इन 23 सालों में मेरी माँ एक रात के लिए भी नहीं सोई है। हर रात मेरे सपने में आकर मुझसे पूछती है कि मुझे इंसाफ कब मिलेगा। आज मेरी माँ को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि मेरी माँ की सबसे बड़ी गुनहगार तो तू है। लेकिन हाँ, अगले जन्म में फिर ऐसी माँ बनकर अपनी किसी सहेली के साथ विश्वासघात मत करना। आज नहीं तो कल अपनी करने का फल सबको मिलता है। इतना बोलकर वैशाली आंखें बंद करती है। ले जा, आज तेरा इंसाफ हो। ले माँ, आज तेरा इंसाफ हो गया। यह आखिरी शख्स जिसने तुझे सबसे ज़्यादा दर्द दिया, उसे मैं तेरे पास भेज रही हूँ। मैं ऊपर बैठकर अच्छे से हिसाब किताब करना इसके साथ। जा बुढ़िया, मेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। वैशाली जानकी को धक्का दे देती है। सभी की सांसें थम जाती है। विशाल तुरंत आधे रास्ते से वापस लौटकर नीचे आता है तो नीचे जानकी जी को देखकर निढाल होकर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। सुहानी भी दौड़कर जानकी जी के पास आती है। वैदेही उसकी नब्ज़ चेक करती है। वैदेही जैसे ही ऊपर की तरफ निशाना लगाती है, वैशाली तुरंत हाथ खड़े करके कह देती है, मैं अपने आप को खुद पुलिस के हवाले कर रही हूँ। सुहानी और विशाल जानकी जी के पास बैठे हुए थे। विशाल बिल्कुल खामोश था। वैदेही आकर विशाल के कंधे पर हाथ रखती है। सुहानी कुछ नहीं बोलती और उठकर वहाँ से चली जाती है। विशाल नीचे उतर कर आता है। वैदेही उसे अपने साथ ले जाने लगती है। विशाल सामने खड़े हुए ऑफिसर के हाथ से गन लेकर वैशाली पर निशाना लगाता है, लेकिन सुहानी वैशाली को धक्का देकर खुद बीच में आ जाती है और गोली सुहानी के कंधे को छूकर निकल जाती है।
वैदेही चिल्लाकर कहती है, तुम क्या कर रहे हो विशाल? वैशाली खुद को पुलिस के हवाले किया है। तुमको देख पुलिस अफसर होकर इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हो। विशाली और विक्रमजीत सुहानी को संभालते हैं। विशाल बंदूक फेंक देता है और जानकी जी को अपनी गोद में उठाकर जाने लगता है। दूसरे पुलिस ऑफिसर उसके पीछे आते हैं, पर वह सबको मना कर देता है और अकेला ही लेकर उन्हें चला जाता है। सुहानी की तकलीफ देखकर वैशाली परेशान हो जाती है। सुहानी कहती है, मैं ठीक हूँ दीदी, कुछ नहीं हुआ है। इतनी तकलीफ है, बर्दाश्त करते करते दिल के साथ साथ शरीर भी पत्थर का हो गया है। अब कोई दर्द महसूस नहीं होता। विक्रम जी वैशाली के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा तुम्हारा पापा हर वक्त तुम्हारे साथ है, खुद को अकेला मत समझना। मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा और अपनी जान लगा दूंगा अपनी बच्ची को बाहर निकालने में। वैशाली की आंखों में पानी आ जाता है। क्या मैं आपको पापा बुला सकती हूँ? देवयानी का अंश हो, सुहानी की बहन हो, इसमें पूछने की वाली क्या बात है? मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे पापा बुला सकती हो बेटा। आप मुझे लेकर बिल्कुल परेशान मत होइएगा। सुहानी की रक्षा करिएगा और उसकी हिफाजत करिएगा। मैं कमज़ोर है, मासूम है, इसे आपके सहारे की ज़रूरत है। मेरी ज़िंदगी का जो मकसद था वह मैंने पूरा कर लिया। मेरे लिए परेशान मत होना, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है कि आप मुझे छोड़ नहीं सकते। विक्रम जी सुहानी के साथ लेकर चल पड़ते हैं और वैदेही वैशाली को लेकर जाती है। सुहानी पलटकर वैशाली की तरफ देखती है और वैशाली सुहानी की तरफ। पापा मुझे उन अंकल से बात करनी है, मुझे उनसे दीदी के बारे में पता करना है कि आपकी दीदी इतने वक्त तक कहाँ थी और वह हमेशा मेरी रक्षा कैसे करती रही। बेटा हमारे साथ घर चल रहे हैं ना, वहाँ चलकर उनसे बात कर लेना। वैसे तुम्हें विशाल के पास नहीं जाना है? बिल्कुल नहीं पापा, उसने मेरी दीदी पर गोली चलाई। अपनी माँ की मौत पर उसे इतना दर्द हो रहा है, तो उसकी माँ की वजह से जो मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद हुई, मेरी माँ ने सालों साल देखते दर्द बर्दाश्त करते, अगर उनके अंदर इतना गुस्सा हो सकता है तो सोचो हमारे अंदर कितना होगा। लेकिन बेटा अब कुछ नहीं पापा, सुहानी ने भी अपने दिल पर पत्थर बना लिया है। मैं विशाल के पास नहीं जाऊंगी। सुहानी घर पहुंचती है। अंकल आप मुझे बताएंगे आप कौन है और मेरी बहन आपके पास कैसे आई? वह इतने सालों तक कहाँ थी? अगर वह जिंदा थी तो फिर उस हमसे मिलने क्यों नहीं आई? उसने अभी कभी सामने से आकर मुझे गले क्यों नहीं लगाया कि वह मेरी बहन है? उसने मुझसे पूरे 5 मिनट बड़ी मेरी बहन है। बेटा मैं तुम्हारी माँ का मामा हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ दुबई में रहने चला गया था, वहाँ पर मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं वापस हिंदुस्तान आया और अपनों के नाम पर मैं सिर्फ जीजा जी और दीदी ही थे। जब मैं उनके पास गया तो पता चला कि देवयानी के साथ इतना कुछ हो गया। मैं जगह जगह उनकी तलाश करता रहा, लेकिन ना तो मुझे कहीं जीजा जी मिले और ना ही कहीं देवयानी। फिर एक दिन मेरे पास जीजा जी का फ़ोन आया। वह तो किस्मत थी कि मैंने इतना पुराना नंबर बदला नहीं था। जीजा जी ने मुझे मदद के लिए बुलाया। जब मैं उनके पास गया तो मैंने देखा जीजा जी को गोली लगी हुई थी और उनकी गोद में छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी। मैं जीजा जी को हॉस्पिटल लेकर जाने लगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मुझे देवयानी बिटिया के साथ क्या हुआ सब कुछ बताया और गोद में वैशाली को देकर कहा कि यह देवयानी की बेटी है, इसे ऐसा तैयार करना कि यह बड़े होकर अपनी माँ का बदला ले पाए। जीजा जी हमें छोड़कर चले गए और नन्ही वैशाली मेरी गोद में पलने लगी। उसकी मासूमियत देखकर मुझे लगता कि मैं इसे कभी नहीं बताऊंगा कि इसकी माँ की सच्चाई, लेकिन फिर देवयानी के बारे में सोचकर यह दिल तड़प उठता। मेरी मासूम सी बच्ची ने इतना कुछ बर्दाश्त किया। मेरी बहन ने कितने सपने सजाए थे देवयानी के लिए, इसलिए मैंने बचपन से ही वैशाली को मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो, तलवारबाजी, तीरंदाजी, इस तरह की हर तरह की चीज़ें सिखानी शुरू कर दी। जब वो 14 साल की हुई तो मैं उसे लेकर मुंबई शहर आ गया। यहाँ आकर मैंने उसे दूर से तुम्हें दिखाया। इतने सालों से मैंने विक्रम के बारे में सब कुछ पता कर लिया था और मुझे गर्व है इस इंसान पर जिसने मेरी भांजी को इतना प्यार दिया। तुम्हें देखकर एक पल के लिए वैशाली हैरान रह गई। उसे लगा वह कोई सपना देख रही है। उस दिन मैंने वैशाली को उसकी माँ और उसकी बहन का पूरा सच बताया। उसके बाद वैशाली के अंदर एक जोश पैदा हो गया। उसने खुद को इस तरह तैयार किया कि हर कोई उसके आगे पस्त पड़ जाए। कहने को तो वह एक लड़की थी, लेकिन एक फौलाद से भी बढ़कर थी। मुझे पता ही नहीं चला कि वह छुप छुप कर सुहानी की मदद भी करती थी। उसे सुहानी की बीमारी के बारे में पता चल गया। जब जब सुहानी अपने गुस्से में कोई गलत काम करती, वैशाली उसे सही कर देती। मुझे ये बात काफ़ी साल बाद पता चली। उसके बाद वैशाली ने धीरे धीरे अपने मकसद को अंजाम देना शुरू किया। उस दिन कमिश्नर को मारने के बाद वह मेरे पास आई और उसने कहा कि अब वह अपना गुनाह पुलिस के सामने कबूल करेगी। वह विशाल के पास जाएगी और उसे पूरा सच बताएगी। उसकी सुहानी निर्दोष है। लेकिन जब विशाल के घर गई तो उसे जानकी जी का सच पता चला। वह गुस्से में घर आई। उसने अपना दिमाग बदल लिया। अब उसे जानकी जी को भी सबक सिखाना था, इसलिए उसने सुहानी का किडनैप किया, सुरक्षित उसे जगह पर रखा और खुद सुहानी बनकर विशाल के घर चली गई ताकि जानकी जी को वहाँ से उठा कर ला सके और अपना बदला ले सके।
उसकी ज़िंदगी के 14 वर्ष की उम्र में ही सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी माँ के मौत का बदला लेना, उसके मुलजिमों को सज़ा देना जिसे कानून सज़ा नहीं दे पाया। कानून व्यवस्था से तो उसका भरोसा उठ गया था। उसका कहना था कि जो कानून इतने सालों में उसकी माँ को इंसाफ नहीं दे पाया, वह क्या देगा। इसलिए उसे खुद अपने हाथों पर भरोसा था। सुहानी विक्रम के गले लगकर रोने लगती है। मुझे सालों बाद मेरी बहन मिली, क्या मिली, कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगी। हम पूरी कोशिश करेंगे बेटा। इस समय बीतता जा रहा था। विशाल पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी, अब घर पर ही रहता था, बिल्कुल अकेला। ना तो कभी विशाल, ना ही कभी सुहानी ने मिलने की कोशिश की, ना ही सुहानी ने विशाल से, लेकिन सुहानी अपनी बहन से बराबर मिलती रहती। विशाल पूरी कोशिश कर रहा था कि वैशाली को सज़ा दिलाने की, लेकिन विक्रमजीत सुहानी, यहाँ तक कि वैदेही भी विशाली के ही पक्ष में थे। आखिरकार नतीजे का दिन भी आ गया। विशाल को उम्मीद थी कि शायद वैदेही उसका साथ देगी, लेकिन वैदेही ने विशाली का साथ दिया, क्योंकि उसके मुताबिक वैशाली पूरी तरह से गलत नहीं थी। आखिर 14 साल की बच्ची क्या करती, एक बेटी क्या करती जिससे उसकी माँ के लिए इंसाफ चाहिए था। वह माँ जो जानती ही नहीं थी कि उसने क्या किया है, जिसने कभी अपने बच्चे को ध्यान से देखा भी नहीं, जिसने कभी अपनी ममता की एक बूंद भी पिलाई नहीं, वह तड़प तड़प कर मर गई। उसके लिए एक बेटी की लड़ाई थी, इसलिए विशाल वैदेही से भी दूर हो गया था। विशाल बिल्कुल अकेला था और वैदेही की तरफ से कोर्ट ने भी फैसला वैदेही के हक में सुनाया। विशाल ने अदालत में गुहार लगाई कि वैशाली को फांसी की सज़ा देने के लिए, लेकिन सारे सबूतों को देखकर जिन लोगों को वैशाली ने मारा था वह सारे ही क्रिमिनल थे। उन्होंने एक मासूम औरत की ज़िंदगी बर्बाद की थी, रेपिस्ट थे, मर्डरर थे। जहाँ तक कि जानकी जी को भी दोषी माना गया और वैशाली को सिर्फ 10 साल की सज़ा सुनाई गई। विशाल खिसिया कर वहाँ से वापस आ गया। आज सुहानी बहुत खुश थी। वैशाली को गले लगाकर कहती है, दी, इतने साल आपका इंतज़ार किया, 10 साल और इसके बाद आप हमारे साथ होंगी। कुछ वक्त से सुहानी की तबीयत खराब रहने लगी, लेकिन वैशाली की वजह से उसने अपने हालात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन वह अचानक बेहोश होकर गिर गई। विक्रम जी परेशान हो गए, लेकिन जब डॉक्टर ने बताया कि सुहानी 2 महीने से प्रेग्नेंट है तो सबके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई, लेकिन अगले ही पल उदासी, क्योंकि वह जानती थी सुहानी विशाल के पास कभी नहीं जाएगी। इधर विशाल अपने घर में अकेला तन्हा खुद से जूझ रहा था, क्योंकि वह हार गया था अपनी जिद, अपनी लड़ाई, यहाँ तक कि अपना हर रिश्ता हार गया था। विशाल अपने घर में बैठा किताब पढ़ रहा था कि अचानक उसे वहाँ पर वैदेही को देखकर थोड़ा हैरान होता है। आज इतने दिनों बाद मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गई आप ऑफिसर साहिबा? मैं तुम्हारे घर का रास्ता नहीं भूली, बल्कि तुम्हें ही मुझे भूल गए हो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता विशाल कि तुमने खुद को कैद कर लिया है अपने गुस्से में, अपनी नफरत में, यहाँ तक कि अपनी जलन में? तुम इस बात से भी जुड़ गए हो कि जीत सुहानी और वैशाली की हो गई और तुम्हारा हार हो गई। मैं तुम्हें बहुत समझदार इंसान समझती थी, इसलिए मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम कभी सुहानी का साथ नहीं छोड़ोगे। विशाल, अगर तुम खुद को गलत नहीं समझते तो तुम गलत सुहानी और वैशाली को भी नहीं समझा सकते। एक बार उन दोनों की जगह खुद को रख कर देखो। इनका पूरा बचपन बर्बाद हो गया। अपनी माँ की मौत पर तुम्हें इतना गुस्सा है कि तुम इतना चढ़कर यहाँ तक कि नफरत कर बैठे हुए हो। सोचो, उनकी माँ के साथ इतना जुल्म हुआ, जिनकी माँ के साथ इतनी यातनाएं हुई, उन बेटियों के अंदर कितना गुस्सा होगा। अभी भी समझ जाओ और सुधर जाओ। अपना गुस्सा छोड़कर सुहानी के पास चले जाओ, वरना पूरी ज़िंदगी अकेले रह जाओगे और कुछ नहीं मिलेगा। एक दोस्त के नाते तुम्हें बताने और समझाने आई हूँ, और तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ कि सुहानी माँ बनने वाली है। तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। शायद यह तुम दोनों के बीच की नफरत को ख़त्म कर दे। चलती हूँ। तुम्हें मेरी बात समझ में आई हो तो एक बार सोचना ज़रूर। पापा, मैं ना बाकी के 7 महीने बहुत खुश रहने वाली हूँ, बहुत अच्छा फील करने वाली हूँ, ताकि मेरे जैसा मेरा बच्चा ना हो। जो बीमारी मेरी माँ ने मुझे लगी वह मेरे बच्चे को मुझसे ना लग जाए, तो बहुत खुश रहूँगी। अब आप लोगों को यह लगता है कि मैं विशाल को याद करके परेशान हो जाऊँगी, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज से मेरी जीने का मकसद सिर्फ मेरा बच्चा है। मैं बहुत खुश होंगी, नाचूंगी, इंजॉय करूँगी, ताकि मेरा बच्चा बिल्कुल मस्त मौला पैदा हो। सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा बच्चा। सभी पलट कर देखते हैं। पीछे विशाल को देखकर सुहानी का चेहरा उतर जाता है। वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। विक्रम जी जल्दी से विशाल के पास आते हैं। बेटा, दरवाजे पर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। मैं अंदर आने के काबिल नहीं हूँ। मैं तो आप सबसे माफ़ी मांगने के भी काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुहानी की प्रेगनेंसी के बारे में सुना, इसलिए यहाँ पर चला आया। अंदर से सुहानी गुस्से में कहती है, यह बच्चा सिर्फ मेरा है, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। मैं इस पर किसी और की छाया भी नहीं पड़ने दूंगी। कहीं यह भी किसी और की तरह मतलबी और लालची ना हो जाए, सिर्फ अपना दर्द ना देखे। मैं अपने बच्चे को ऐसा बनाऊंगी ताकि उसे अपने साथ साथ दूसरों का दर्द का भी एहसास हो। विशाल विक्रम जी के पैरों पर बैठ जाता है। विक्रम जी तुरंत उसे उठाकर कहते हैं, बेटा, दामाद को गले लगाया जाता है, पैरों से नहीं। मैं जानता हूँ कि सुहानी तुमसे नाराज़ है, लेकिन अगर तुम एक बार प्यार से उसे बुलाएंगे
तो वो वापस आ जाएगी। इस वक्त तेरे बहुत ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह सुहानी बिना माँ के बड़ी हुई, इसी तरीके से उसका बच्चा भी बिना बाप के बड़ा हो। मैं चाहता हूँ कि उसके बच्चे को तुम दोनों का प्यार मिले, इसके लिए तुम दोनों का साथ होना ज़रूरी है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस यह चाहता हूँ कि मेरी बच्चे की ज़िंदगी संवर जाए। अगर जाकर उसे मना ले। विशाल सुहानी के पास जाता है। क्यों यहाँ पर इस बच्चे को अपना अधिकार जताने आए हो? तो पहले बता दे रही हूँ, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। मैं कोई हक और अधिकार दिखाने नहीं आया हूँ, बस तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने अपने गुस्से में अपना बहुत कुछ खो दिया है। शायद मैं अपनी माँ की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, या मेरे अंदर एक गुस्सा था कि मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को मार दिया गया और मैं उसे बचा नहीं पाया। मैं मानता हूँ कि मेरी माँ बहुत गलत थी, लेकिन वह मेरी माँ थी, इसलिए अब एक्सेप्ट कर लिया है। जिद और गुस्से से मुझे कुछ नहीं मिला। मैं आज बिल्कुल अकेला हूँ, तन्हा हूँ। मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। सुहानी, मेरी ज़िंदगी में वापस आ जा। क्या तुमने मेरी दीदी को माफ़ कर दिया है? जिसकी सज़ा अदालत ने माफ़ कर दी हो, उसे माफ़ करने वाला मैं कौन होता हूँ? मुझे वैशाली से कोई शिकायत नहीं है कि मैं जानता हूँ कि वह जिस हालत में थी, उसमें जो कुछ भी किया अपनी माँ के लिए किया। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे सिर्फ खुद से शिकायत है कि तुम वापस मेरे साथ मेरी सुहानी बनकर चलोगी। बिल्कुल चलूँगी, अगर तुम मेरे पुराने वाले विशाल बन जाओगे, जो मुझसे पागलों की तरह प्यार करता था। विशाल और सुहानी आज एक दूसरे के साथ वापस अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे थे, और विक्रम जी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। फाइनली 7 महीने बाद सुहानी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के आने के बाद विशाल और सुहानी का जीवन बदल गया। बच्चे का नामकरण की पार्टी पर खुद विशाल ने पैरोल पर वैशाली को छुड़ाया। आज पूरा परिवार एक साथ था। सब एक दूसरे की खुशियों में शरीक हो गए थे। विक्रम जी देवयानी की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहते हैं, तुमसे जो वादा किया था आज लगता है पूरा हो गया है। सुहानी अपनी ज़िंदगी में सेटल हो गई है, खुश है। बस वैशाली भी बाहर आ जाए, उसे भी सेटल कर दूंगा। आज मैं तुम्हारे सामने सर उठाकर खड़ा हो सकता हूँ। इतने सालों से मैंने खुद को अंधेरे में इसलिए रखा क्योंकि मैं तुमसे किया वादा नहीं निभा पाया। अब बस एक चाह है कि जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊं। इस दुनिया में रहकर तुम्हारा प्यार न पा सका, बहुत कुछ बाकी है ऊपर आकर चुकाना है। दोस्तों, ये थी कहानी मंगलसूत्र। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।